तो थर्मोडायनेमिक्स में हम एक्सचेंज ऑफ हीट एनर्जी बिटवीन बॉडीज एंड कन्वर्जन ऑफ हीट एनर्जी इनटू मैकेनिकल एनर्जी एंड वाइस वर्सा पढ़ेंगे। तो क्वेश्चन उठता है कि जो थर्मोडायनेमिक बॉडीज होंगी वो क्या होंगी, उनको क्या बोलेंगे। तो हम बनाएंगे थर्मोडायनेमिक सिस्टम। थर्मोडायनेमिक सिस्टम जो होगा ये कलेक्शन ऑफ एन एक्सट्रीमली लार्ज नंबर ऑफ एटम्स और मॉलिक्यूल्स होगा। ध्यान रखना कि बल्क सिस्टम पे थर्मोडायनेमिक्स अप्लाई किया जाएगा, इंडिविजुअल एटम्स पे नहीं। ठीक है। तो collection of an extremely large number of atoms or molecules confined within certain boundaries such that it has certain value of pressure, volume and temperature। क्या क्या होना चाहिए? प्रेशर, वॉल्यूम एंड टेम्परेचर। ठीक है, ठीक है। तो उसको क्या बोलेंगे? ए थर्मोडायनेमिक सिस्टम बोलेंगे। एनीथिंग आउटसाइड द थर्मोडायनेमिक सिस्टम टू व्हिच एनर्जी और मैटर इज एक्सचेंज इज कॉल्ड इट्स सराउंडिंग। तो कोई भी चीज जिसमें लार्ज नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स या एटम्स हो और जिसकी एक सर्टेन वैल्यू हो, किसके? प्रेशर की, वॉल्यूम की, टेम्परेचर की। आगे चल के देखेंगे नंबर ऑफ एटम्स या मॉलिक्यूल्स की, नंबर ऑफ मोल्स की भी। इसको हम सिस्टम बोलेंगे, इसको हम सिस्टम बोलेंगे। और इसके चारों तरफ का बाकी जो चीज बचेगा, पूरी दुनिया जो बचेगी, उसको सराउंडिंग्स बोलेंगे। इसकी जो वाल्स होंगी, ये वाल्स डिपेंडिंग ऑन कि कौन सा सिस्टम चूज कर रहे हैं, हम देखेंगे कि क्या वो मास का एक्सचेंज कर पा रही है कि नहीं, क्या वो एनर्जी यानी टेम्परेचर का एक्सचेंज हो रहा है कि नहीं, या सिर्फ मास का एक्सचेंज हो रहा है, या सिर्फ एनर्जी का एक्सचेंज हो रहा है, या किसी का भी एक्सचेंज नहीं हो रहा है। अकॉर्डिंगली हम अलग अलग टाइप के सिस्टम बनाएंगे। ठीक है। तो सिस्टम जो होगा उसमें कुछ पार्टिकल्स होंगे, लार्ज नंबर ऑफ पार्टिकल्स होंगे, जो कि एक इमेजिनरी या रियल जो भी है बाउंड्री से सराउंडेड होंगे। जैसे बैलून है, उसके अंदर गैस फिल हो, ये एक सिस्टम हो जाएगा। ठीक है। थर्मोफ्लास्क एक सिस्टम हो जाएगा। अब उसकी जो वाल्स हैं वो कैपेबल होंगी मास एक्सचेंज करने के लिए सराउंडिंग से, वो कैपेबल होंगी एनर्जी एक्सचेंज करने के लिए। वो हो सकता है इन दोनों को साइमल्टेनियसली एक्सचेंज करें, हो सकता है दोनों में से किसी एक को करें या दोनों में से किसी एक को भी ना करें। तो डिपेंडिंग ऑन सिस्टम, जो सिस्टम का टाइप होगा वो होगा आपका ओपन सिस्टम। अगर सिस्टम आपका ओपन हुआ, जैसे बाउल्स में वाटर का बॉयल होना, सिस्टम ओपन है आपके पास में, तो मास एनर्जी दोनों एक्सचेंज होगा। तो कोई भी सिस्टम जो कि मास और एनर्जी दोनों को सराउंडिंग के साथ एक्सचेंज करे, मास और एनर्जी दोनों का एक्सचेंज अगर पॉसिबल हो, दोनों का एक्सचेंज पॉसिबल हो सराउंडिंग के साथ में, तो ऐसे सिस्टम को ओपन सिस्टम बोलेंगे। दूसरा सिस्टम होगा हमारे पास में क्लोज सिस्टम। क्लोज सिस्टम, क्लोज सिस्टम में क्या होगा? मास का एक्सचेंज नहीं होगा, ये सिर्फ एनर्जी का एक्सचेंज करेगा। सिर्फ एनर्जी का एक्सचेंज सराउंडिंग के साथ पॉसिबल होगा, मास का एक्सचेंज नहीं होगा। जैसे केटल में चाय को रख दिया जाए तो मास एक्सचेंज नहीं, लेकिन एनर्जी एक्सचेंज हो जाएगी। थर्ड सिस्टम आपके पास होगा आइसोलेटेड सिस्टम होगा। आइसोलेटेड सिस्टम जो है वो आपका ना तो मास एक्सचेंज करेगा, ना ही एनर्जी चेंज करेगा, नो एक्सचेंज। ठीक है, नो एक्सचेंज। तो थर्मोडायनेमिक्स में हम स्टडी करने जा रहे हैं, किस चीज का स्टडी करने जा रहे हैं? एक्सचेंज ऑफ हीट। एक्चुअली में क्या करने जा रहे हैं? स्टडी एक्सचेंज ऑफ हीट। एक्सचेंज ऑफ हीट, इसी बात को ध्यान में रखेंगे तो बाकी सारी चीजें अपने को समझ में आ जाएंगे। ठीक है। बिटवीन बॉडीज एंड कन्वर्जन ऑफ हीट एनर्जी इनटू मैकेनिकल एनर्जी एंड वाइस वर्सा। ठीक है। अब एक टर्म आता है इक्वेशन ऑफ स्टेट। तो कोई भी इक्वेशन जो कि पीबीटी में कोई रिलेशन बताए उसको बोलेंगे हम थर्मोडायनेमिक इक्वेशन ऑफ स्टेट। ठीक है, ओके।
The thermodynamic system can be described by specifying its pressure, volume and temperature, internal energy and number of moles. ठीक है, these parameters are called thermodynamic variables. The relation between thermodynamic variables PVT of the system is called equation of the state. For example, PV equal to RT या PV equal to nRT, ideal gas equation is equation of state. ठीक है, इसी तरीके से वंडरवाल गैस इक्वेशन होता है P प्लस AN स्क्वायर अपॉन B स्क्वायर B माइनस NB इक्वल टू nRT, शायद सबको याद हो। ठीक है, तो इक्वेशन ऑफ स्टेट में हम दो इक्वेशन यूज करेंगे, PV इक्वल टू nRT, ये आइडियल गैस इक्वेशन हो जाएगा, और दूसरा यूज करेंगे PAN स्क्वायर अपॉन B स्क्वायर इंटू B माइनस NB B माइनस NB इक्वल टू nRT। ये आपका हो जाएगा वंडरवाल्स गैस इक्वेशन। ये आपका आइडियल गैस इक्वेशन होगा, ये वंडरवाल गैस इक्वेशन। इन्हीं पे बेस्ड हम तमाम प्रोसेस करेंगे, आइसोथर्मल प्रोसेस करेंगे, डियाबैटिक प्रोसेस करेंगे आगे, और इनमें वर्क को कैलकुलेट करेंगे कितना वर्क आपको किया जाएगा। ठीक है, ठीक है। थर्मोडायनेमिक इक्विलिब्रिया, जिस तरीके से मैकेनिकल इक्विलिब्रिया का मतलब होता है कि कोई अनबैलेंस फोर्स ना हो, उसी तरीके से थर्मल इक्विलिब्रिया का मतलब होता है कि जितने पार्ट हैं उन सबका जो टेम्परेचर है वो सेम हो। ठीक है, सिस्टम और सराउंडिंग के बीच में सेम टेम्परेचर हो जाए। ठीक है, चलिए, तो आपने प्रोसेस देख लिया, थर्मोडायनेमिक प्रोसेस, और बताना है। सिस्टम देख लिया आपने, ओपन सिस्टम, क्लोज सिस्टम और आइसोलेटेड सिस्टम। अब देखते हैं थर्मोडायनेमिक प्रोसेस क्या होता है। थर्मोडायनेमिक प्रोसेस, इसका मीनिंग हो गया कि जो हीट एक्सचेंज बिटवीन बॉडीज करने जा रहे हैं वो हम किस सिचुएशन में करने जा रहे हैं। बेटा देखो, हमने बताया था कि P, V और T, ये तीन चीजें हैं हमारे पास सिस्टम के लिए, नंबर ऑफ मोल्स और बाकी चीजें थी, लेकिन बेसिकली इन्हीं तीन चीजों पे बेस्ड हम प्रोसेस बनाएंगे। तो सबसे पहला प्रोसेस बनाएंगे जब टेम्परेचर आपका कांस्टेंट हो। क्या हो? कांस्टेंट, टेम्परेचर आपका कांस्टेंट हो। ठीक है, ठीक है। दूसरा देखेंगे जब आपका प्रेशर कांस्टेंट हो। तीसरा देखेंगे जब आपका वॉल्यूम कांस्टेंट हो। ठीक है, तो चलिए देखते हैं क्या है इन प्रोसेस की मीनिंग क्या क्या है। आइसोथर्मल प्रोसेस क्या है? आइसोथर्मल प्रोसेस है, टेम्परेचर को कांस्टेंट कर दिया। आइसोबारिक प्रोसेस हो जाएगा एंड आइसोकोरिक प्रोसेस हो जाएगा। आइसोकोरिक, इसको आइसोएलुमिक भी बोलते हैं, आइसोकोरिक प्रोसेस, एंड देन आइसोबारिक प्रोसेस। ये तीन सिंपल प्रोसेस हैं जो कि इन तीन वर्ड से क्लियरली आ जाते हैं। मतलब हो गया कांस्टेंट टेम्परेचर, कांस्टेंट टी, कांस्टेंट बी, एंड ये हो गया आपका कांस्टेंट पी। ठीक है, इसके अलावा एक प्रोसेस होता है जिसको हम बोलते हैं एडियाबैटिक प्रोसेस। बहुत इंपॉर्टेंट है एडियाबैटिक, एडियाबैटिक प्रोसेस। कोई मुझे बताएगा कि व्हाट इज एडियाबैटिक प्रोसेस? कोई बच्चा बताएगा मुझे एडियाबैटिक प्रोसेस क्या होता है? एडियाबैटिक प्रोसेस वो होता है जिसमें कोई हीट एक्सचेंज ना हो, डेल्टा क्यू इक्वल टू 0 हो, नो हीट एक्सचेंज। ठीक है, जैसे ब्रस्टिंग ऑफ ट्यूब, बाइक की ट्यूब फट जाए, साइकिल की ट्यूब फट जाए, तो वो ब्रस्टिंग ऑफ ट्यूब,
उसमें कोई हीट एक्सचेंज नहीं होता है, ऐसे प्रोसेस को एडियाबैटिक प्रोसेस बोलते हैं। तो आइसोथर्मल और एडियाबैटिक ये दो प्रोसेस हैं जिनको हमें बहुत डेप्थ में पढ़ना पड़ेगा, जिन पे तमाम न्यूमेरिकल बनाने पड़ेंगे। तो इन दोनों चीज को ध्यान में रखेंगे। एडियाबैटिक प्रोसेस वो प्रोसेस है जिसमें कोई भी हीट एक्सचेंज ना हो, ठीक है। इसको रैपिड एक्सपेंशन और कंट्रैक्शन ऑफ गैस भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ये नियरली आपका एडियाबैटिक प्रोसेस में आएगा, रैपिड एक्सपेंशन और कंट्रैक्शन ऑफ गैस, ठीक है। अब क्या है, इन सारे प्रोसेस में दो घटनाएं होती हैं। एक घटना ये होता है कि चीजें वापस अपने इनिशियल स्टेट में आ जाती हैं, तो उसको बोलेंगे हम साइक्लिक प्रोसेस। क्या बोलेंगे? साइक्लिक प्रोसेस। और दूसरा होता है कि एक बार स्टेट चेंज हो गया तो दोबारा वापस नहीं होगा, जैसे बर्निंग ऑफ वुड्स। कोई भी चीज बर्न कर जाए तो दोबारा अपने इनिशियल फॉर्म में वापस नहीं आएगा, तो उसको क्या बोलेंगे हम? रिवर्सिबल, इरिवर्सिबल प्रोसेस, ठीक है। तो साइक्लिक प्रोसेस मतलब जहां से चले वहीं पे दोबारा आ जाए, साइक्लिक हो गया। दूसरा होगा रिवर्सिबल एंड इरिवर्सिबल प्रोसेस। क्या होगा ये? रिवर्सिबल एंड इरिवर्सिबल प्रोसेस एंड इरिवर्सिबल प्रोसेस। बस इसी बात को अगर ध्यान से समझ ले गए हम तो हमारी प्रॉब्लम खत्म हो जाएगी। ये बात सबको समझ में आ जाती है, ये बात समझ में आ जाती है, ये बात भी समझ में आ जाती है, ये बात भी समझ में आ जाती है, इसका बहुत कम यूज है तो ये भी समझ में आ जाती है। सारी समस्या आती है रिवर्सिबल एंड इरिवर्सिबल प्रोसेस को लेकर के। देखो बच्चों, आइसोथर्मल प्रोसेस भी आपका रिवर्सिबल इरिवर्सिबल हो सकता है, आइसोकोरिक प्रोसेस भी रिवर्सिबल इरिवर्सिबल हो सकता है, आइसोबारिक प्रोसेस भी आपका रिवर्सिबल इरिवर्सिबल हो सकता है, एडियाबैटिक प्रोसेस भी आपका रिवर्सिबल इरिवर्सिबल हो सकता है। तो आगे चल करके हम इन्हीं की टाइप्स को पढ़ेंगे और अलग अलग करके पढ़ेंगे। आइसोथर्मल रिवर्सिबल प्रोसेस, आइसोकोरिक रिवर्सिबल प्रोसेस, आइसोबारिक रिवर्सिबल प्रोसेस, एडियाबैटिक रिवर्सिबल प्रोसेस। हालांकि बहुत डिफिकल्ट है एडियाबैटिक रिवर्सिबल होना। एडियाबैटिक जनरली आपका रिवर्सिबल ही होता है, लेकिन थ्योरेटिकली मानने में कोई नुकसान नहीं है। तो ठीक है, तो इसी तरीके से 1 2 3 4 को रिवर्सिबल, 4 को इरिवर्सिबल करके देखें तो 8 प्रोसेस हो गया अपने पास में। ऐसे देखें तो 6 पार्ट में इसको हमने डिवाइड कर लिया, ठीक है। तो थर्मोडायनेमिक्स में we are going to study exchange of heat between the bodies and conversion of heat into mechanical work and mechanical work to heat, ठीक है। जूल्स थ्योरम था आपका, ठीक है। एक इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट बीच में आता है, उसको जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स कहा जाता है। वो कहता है कि कोई ऑब्जेक्ट ए बी के साथ में थर्मल इक्विलिब्रियम में है और बी सी के साथ में थर्मल इक्विलिब्रियम में है, तो ए और सी भी थर्मल इक्विलिब्रियम में होगा, ठीक है। ओके, तो अब ये जो एक्सचेंज ऑफ हीट प्रोसेस होगा, इसको गवर्न करने के लिए कुछ लॉज होंगे। एक्सचेंज ऑफ हीट होगा और एनर्जी आपका वर्क में कन्वर्ट होगी, तो हीट एनर्जी इन चीजों को गवर्न करने के लिए कुछ लॉज होंगे। तो जो पहला लॉ होता है उसको हम बोलते हैं फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स इन चीजों को गवर्न करने के लिए फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, इसको बोलते हैं कंजर्वेशन लॉ। दिस इज स्टेटमेंट ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, conservation of energy, and it states that energy can neither be created nor destroyed. It means if we give energy to some object it will do some work, but actually in practical what happens, if you supply 100 joule energy to a system, then it will work 80 joule. Work is 80 joule and supplied energy is 100 joule. So there is a difference of 20 joule between the output and input. To account this, we use this statement and define a new quantity that is known as the internal energy. So with the help of internal energy, one can justify or explain first law of thermodynamics, and the statement for this is if we supply
if we supply q joule of energy or q amount of energy to a system. For example, this is the system, and we are supplying it delta q amount of energy we are giving, then this will do some delta w work, then this will perform some delta w work and also increase its internal energy, that is delta u. ठीक है, अकॉर्डिंग टू दिस स्टेटमेंट गिवन एनर्जी एंड इनिशियल एनर्जी इक्वल टू फाइनल एनर्जी, इनिशियल एनर्जी इक्वल टू फाइनल एनर्जी, and initial energy is your delta q and final energy is your delta u plus delta w. इसको डेल्टा के बजाय dq के फॉर्म में लिखते हैं, इसके फॉर्म में लिखते हैं dq के फॉर्म में, तो आपके लेवल पर डेल्टा और dq में अभी डिफरेंशिएट करने की जरूरत नहीं है, अभी समझ लेते हैं खाली। आगे हम पाथ फंक्शन नॉन पाथ फंक्शन की जब बात करते हैं तो वहाँ पे dq और डेल्टा में डिफरेंस क्रिएट होता है, तो उससे अपने को कुछ लेना देना नहीं है, अपने को प्रोसेस समझना है और न्यूमेरिकल बनाने की ट्रिक सीख लेनी है। ठीक है, अब जब ये रूल हो गया तो ये रूल जो है कुछ लॉज को फॉलो करेगा, लॉज वो फॉलो करेगा। मैं एक बताता हूँ, बस उसी को याद रखना, बाकी सारी चीजें अपने आप बन जाएंगी। ठीक है, सिर्फ एक को याद रखना, बाकी सारी चीजें अपने आप बन जाएंगी। अगर ज्यादा याद करने की कोशिश करोगे तो सब भूल जाएगा। तो IUPAC साइन कन्वेंशन कहता है कि अगर वर्क डन ऑन सिस्टम होगा तो पॉजिटिव होगा, वर्क डन बाय द सिस्टम होगा तो निगेटिव होगा। क्या होगा? वर्क डन ऑन सिस्टम होगा तो पॉजिटिव होगा, वर्क डन ऑन सिस्टम होगा तो निगेटिव होगा। तो यहाँ पे देखो, आपने इसको एनर्जी दी थी और ये वर्क कर रहा था। ठीक है, क्या किया? आपने एनर्जी दी और इसने वर्क किया, तो जब इसने वर्क किया तो ये क्या हो जाएगा? निगेटिव हो जाएगा। अगर ये निगेटिव हो जाएगा तो ये जो स्टेटमेंट है आपका ये चेंज होकर के डेल्टा यू इक्वल टू डेल्टा क्यू प्लस डेल्टा डब्ल्यू बन जाएगा। दिस इज द एक्चुअल स्टेटमेंट ऑफ फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। ठीक है, एक मिनट बेटा। ठीक है, यानी अगर आपने सिस्टम को एनर्जी दिया है और उसने काम किया है तो जो सिस्टम होगी उसकी एनर्जी इंक्रीज करेगी। दूसरा है, अगर सिस्टम काम करेगा बिना एनर्जी लिए तो उसका डेल्टा यू डिक्रीज करेगा। ठीक है बेटा, चलिए, तो इसमें दो क्वांटिटी हो गई, डेल्टा क्यू हो गया, डेल्टा डब्ल्यू हो गया, और तीसरी क्वांटिटी आपके पास डेल्टा यू हो गई। इन क्वांटिटीज के बारे में वन बाय वन करके देख लेते हैं और देखते हैं क्या क्या इनकी वैल्यूज होंगी। तो सबसे इम्पोर्टेंट है डेल्टा डब्ल्यू के बारे में जानना, देखते हैं, और हीट के बारे में। तो नंबर वन देखते हैं हीट क्या है और कैसे इसको कैलकुलेट करेंगे, कौन कौन से फार्मूले हैं जो हेल्प करेंगे। हीट ज्यादातर क्वेश्चन जो आता है वो डेल्टा डब्ल्यू पे ही आता है, इसको भी देख लेते हैं लेकिन। ठीक है, हीट क्या होती है? हीट इज द एनर्जी दैट इज ट्रांसफर्ड बिटवीन अ सिस्टम एंड इट्स एनवायरनमेंट बिकॉज ऑफ द टेम्परेचर डिफरेंस between them. Heat always flow from a body at higher temperature to a body at low temperature till their temperature becomes equal. Okay? ये आपकी स्केलर क्वांटिटी होगी क्योंकि एनर्जी का फॉर्म है। ये क्या होगी? एक स्केलर क्वांटिटी होगी। ठीक है, इसका यूनिट वही जूल होगा आपके पास में। जो हीट होगी ये पाथ डिपेंडेंट होगी। क्या होगी? पाथ डिपेंडेंट होगी। पाथ डिपेंडेंट होगी मतलब जिस पाथ से जाओगे वो डिसाइड करेगा कितना हीट लगेगी। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपको जनकपुरी से द्वारिका आना है तो द्वारिका आने के चार रास्ते हो सकते हैं। एक कोई राजू चौक से जाकर के भी द्वारिका लौट करके आए, तो जितना बड़ा पाथ होगा उतना ज्यादा उसकी हीट इन्वेस्ट होगी, उतना ज्यादा हीट उसका यूज होगा। ठीक है, तो हीट क्या है? पाथ डिपेंडेंट फंक्शन है, स्केलर क्वांटिटी है, यूनिट पता है आपके पास में जूल होता है। ठीक है, ठीक है,
सॉलिड और लिक्विड के लिए जो हीट का कैलकुलेशन होता है, सॉलिड एंड लिक्विड के लिए जो हीट की कैलकुलेशन होगी वो Q इक्वल टू ml होगी। L लेटेंट हीट होगा, M मास होगा आपके पास में, ठीक है। ये चेंज ऑफ स्टेट के लिए होगा। अगर चेंज ऑफ स्टेट नहीं होगा, सिर्फ टेम्परेचर चेंज होगा, ध्यान रखना ये चेंज ऑफ स्टेट के लिए है। दूसरा Q इक्वल टू होता है mc डेल्टा टी। क्या होता है ms डेल्टा टी के फॉर्म में आप लोगों को याद होगा, ms डेल्टा टी अगर सिर्फ आपका टेम्परेचर चेंज हो, यहाँ पे डेल्टा एच स्पेसिफिक हीट है, टेम्परेचर चेंज हो प्रोसेस में, सिर्फ टेम्परेचर चेंज होगा तो ms डेल्टा टी लगेगा। अगर स्टेट चेंज हो जाएगा तो Q इक्वल टू ml लग जाएगा। आप लोगों ने क्वेश्चन बनाया होगा कि वाटर है 10 डिग्री सेंटीग्रेड पे, तो इसको 100 डिग्री सेंटीग्रेड का वाटर बनाएंगे। यहाँ पे टेम्परेचर चेंज हुआ है तो यानी Q इक्वल टू एम एच डेल्टा टी लगेगा। और यहाँ से इसको वेपर बनाएंगे तो आपको पता है कि जब स्टेट चेंज होता है, फेज चेंज होता है, तो टेम्परेचर चेंज नहीं होता है। तो इस प्रोसेस में आपकी जो हीट लगेगी Q इक्वल टू एम एल लगेगा। यहाँ पे जो हीट लगेगी Q इक्वल टू एम एच डेल्टा टी लगेगी। इस बात को बहुत ध्यान से रखना न्यूमेरिकल बनाने के लिए, ठीक है। ओके, ये बात समझ में आ गई सबको कि स्टेट चेंज क्या है, फेज चेंज क्या है, और आपका जो है टेम्परेचर चेंज क्या है, ठीक है। गैसेस के लिए इंपॉर्टेंट है, इस चैप्टर में गैसेस ही करेंगे ज्यादातर हम। फॉर गैसेस जो डेल्टा क्यू होगा ये दो कंडीशन में डिसाइड होगा। एट कांस्टेंट वैल्यूम ये होगा आपका CBDT, या अगर n नंबर ऑफ मोल्स हैं तो NCB डेल्टा टी हो जाएगा, NCB डेल्टा टी। ये स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम है। अगर कांस्टेंट प्रेशर की बात करेंगे तो ये हो जाएगा NCP डेल्टा टी। क्या हो जाएगा? NCP डेल्टा टी हो जाएगा, ठीक है। कांस्टेंट वॉल्यूम या कांस्टेंट प्रेशर डिपेंडिंग ऑन सिचुएशन, गैसेस के लिए दो स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी होगी CP एंड CP, एंड अकॉर्डिंगली जो हीट होगा वो इन दोनों फार्मूले से कैलकुलेट किया जाएगा। QB इक्वल टू CBDT एंड QP इक्वल टू CPDT, ठीक है बेटा। CP और CB की वैल्यू मोनोटॉमिक, डायटॉमिक, ट्राइटॉमिक गैसेस के लिए निकाली जा सकती है। जो पेज हमने भेजा आपको उसमें डिग्री ऑफ फ्रीडम के रिस्पेक्ट में और इनकी बाकी वैल्यूज भी लिखी हुई हैं, वो आप उसमें से देख लेना, ठीक है। देख लेना, याद कर लेना, एग्जाम में दिया नहीं जाता है, वो आपको याद होना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट है आपके पास में वर्क। सबसे इम्पोर्टेंट वर्क डेल्टा डब्ल्यू सबसे इम्पोर्टेंट निकालने के लिए आपके पास में ये डिपेंड करेगा कि प्रोसेस रिवर्सिबल है, इरिवर्सिबल है, थर्मल है, एडियाबैटिक है, और इस तमाम सिचुएशन के बेसिस पे इसकी वैल्यू अलग अलग होगी। यही सबसे डिफिकल्ट है और सबसे इजी भी है। बस अगर आपको प्रोसेस समझ में आ गया है तो आपको फार्मूला समझ में आ जाएगा। वर्क निकाल लिया आपने, क्यू निकाल लिया आपने, तो फर्स्ट लॉ थर्मोडायनेमिक्स यूज कर सकते हो, डेल्टा यू इक्वल टू डेल्टा क्यू प्लस डेल्टा डब्ल्यू। लेकिन अगर आपने डेल्टा क्यू और डेल्टा डब्ल्यू नहीं निकाल पाते हो आप, तो आप फर्स्ट लॉ थर्मोडायनेमिक्स यूज नहीं कर सकते हो। क्वेश्चन बहुत इजी आते हैं लेकिन हम बना नहीं पाते हैं, बच्चे बना नहीं पाते हैं जनरली इसको। इसलिए नहीं बना पाते हैं क्योंकि वो डब्ल्यू की वैल्यू याद नहीं रख पाते हैं, क्या हाइड्रोथर्मल में क्या होगा, एडियाबैटिक में क्या होगा, अगर रिवर्सिबल हो तो क्या होगा, इरिवर्सिबल हो तो क्या होगा, ठीक है। तो मैं बहुत सिस्टमेटिक तरीके से इन चीज़ों को लिख रहा हूँ, आपको बता रहा हूँ, तो इसको इसी तरीके से सिस्टमेटिक तरीके से याद रखना, ठीक है। जो वर्क है ये भी आपका पाथ डिपेंडेंट फंक्शन है। क्या है? ये भी पाथ डिपेंडेंट है, इसीलिए रिवर्सिबल और रिवर्सिबल में वैल्यू बहुत चेंज करेगी, ठीक है। ये पाथ डिपेंडेंट है, ये भी स्केलर क्वांटिटी होगा और इसका भी यूनिट जूल ही होगा, ठीक है। ओके, ठीक है। तो सबसे पहला जो फार्मूला है वर्क को कैलकुलेट करने का
वो होता है एक्सपेंशन या कंप्रेशन ऑफ गैस। ये गैस है, ये पिस्टन है। सपोज किया कि जो पिस्टन है उसका एरिया ए है, यह है पिस्टन का एरिया ए, इस पे प्रेशर नीचे लगाया सकता है, प्रेशर ऊपर की तरफ। अगर ऊपर की तरफ लगेगा तो एक्सपेंशन होगा, नीचे की तरफ लगेगा तो ये कंप्रेशन होगा। ठीक है। वर्क होता है बच्चों आपका फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। क्या होता है? फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट होता है। अगर इसका प्रेशर P है, यहाँ पे इसका एरिया A है, तो फोर्स कितना हो जाएगा? P फोर्स पर यूनिट एरिया आपका प्रेशर होता है, तो फोर्स हो जाएगा P इंटू ए। अब सपोज करो इस फोर्स के अंदर ये प्रेशर था, ये यहाँ से यहाँ चला गया, यहाँ से यहाँ चला गया, यानी डिस्प्लेसमेंट इसका यहाँ पे हुआ dx। कितना डिस्प्लेसमेंट हुआ? dx। तो इंटू dx हो जाएगा। अब अगर कोई ध्यान से देखे इस एरिया को, तो ये सिलेंडर का वॉल्यूम हो जाएगा। सिलेंडर का वॉल्यूम मतलब गैस का वॉल्यूम हो जाएगा। तो पी ए इंटू डी एक्स हो जाएगा डेल्टा बी, यानी पी इंटू डेल्टा बी हो जाएगा। ये हो जाएगा आपका वर्क। ठीक है। इसमें आप वर्क कर रहे हो तो वर्क पॉजिटिव हो जाएगा, सिस्टम वर्क कर रहा होता तो ये निगेटिव हो जाता। देखो ध्यान रखना, ये आपका बी इनिशियल है, ये आपका बी फाइनल है। बी फाइनल माइनस बी इनिशियल अपने आप में निगेटिव क्वांटिटी हो जाएगी। ठीक है। तो अमाउंट ऑफ वर्क को आप लिख सकते हो P इंटू बी एफ माइनस बी आई। P बी एफ माइनस बी आई। ठीक है बेटा, ये पी डी बी या पी बी एफ माइनस बी आई हो जाएगा। सिंपल सिस्टम आपको दिया है तो इस तरीके से कर लेंगे। आगे हम देखेंगे कि रिवर्सिबल और एडियाबैटिक सिस्टम होगा तो पी डेल्टा बी आई किस फॉर्म में चेंज होगा आपका। इतनी बात समझ में आ गई सबको? इसी चीज को कई बार हम इस तरीके से भी लिखते हैं। टोटल वर्क आपका डी डब्ल्यू का इंटीग्रेशन कर दें, ये बन जाएगा इक्वल टू डब्ल्यू, ये बन जाएगा बी इनिशियल से बी फाइनल एंड पी डी बी। ठीक है। इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं, वैल्यू यही आएगी जो यहाँ पे लिखा हुआ है, यही ये इंटीग्रेट करने पे भी। ठीक है। ठीक है। तो आप यहाँ पे क्लियरली देख सकते हो कि W पॉजिटिव होगा अगर बी एफ ग्रेटर देन बी आई हो, यानी सिस्टम आपका एक्सपेंड कर रहा हो। W नेगेटिव हो जाएगा अगर सिस्टम आपका कंप्रेस हो रहा हो। ठीक है। ठीक है। अगर पीवी डायग्राम बनाए हम ग्राफ पे, पीवी डायग्राम बनाए ग्राफ पे तो कैसे बनेगा ये होगा एरिया अंडर पीवी डायग्राम। जो वर्क होगा आपका ये हो जाएगा आपका एरिया अंडर पी डेल्टा बी डायग्राम। जिन्होंने इंटीग्रेशन पढ़ा है उनको पता है कि ये एरिया को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है। ये एरिया को रिप्रेजेंट करता है। अगर ये P हो, यहाँ पे B हो और इस तरीके का आपका कोई प्रोसेस हो तो इस सिचुएशन में और इस तरीके से इसके बीच का जो एरिया होगा ये एरिया आपका वर्क को रिप्रेजेंट करेगा। ठीक है। बी आई एंड बी एफ। ठीक है। ये कंप्रेशन हो गया। अगर एक्सपेंशन हो रहा होता तो ये कर्व आपका कुछ इस तरीके से बनता। टीबी किसी भी एक स्टेट से लेते तो इस तरीके से कर्व बनता और ये आपका वर्क मिल जाता है। यहाँ पे ये आपका वर्क हो जाता है, ये बी एफ हो जाता है, यहाँ पे बी आई हो जाता है ये। ठीक है। एक्सपेंशन
यहाँ पे कंप्रेशन है, ये एक्सपेंशन है तो पॉजिटिव वर्क है आपके पास में, कंप्रेशन है तो नेगेटिव वर्क है। ठीक है, ये आईपीएससी साइन के हिसाब से अभी नहीं है। आईपीएससी साइन के हिसाब से जब फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स अप्लाई करेंगे तब हम आईपीएससी साइन यूज करेंगे। ठीक है, बात समझ में आ गई? ठीक है, अगर ये साइक्लिक वर्क होता तो कितना वर्क होता, साइक्लिक प्रोसेस हो रहा होता तो कितना वर्क होता। देखो, ये आपका बी हो गया, ये आपका पी हो गया। साइक्लिक का मतलब होता है जहां से चलो वहीं पे दोबारा आ जाओ। तो क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज दो टाइप का साइक्लिक वर्क बनेगा। तो पहले क्लॉकवाइज करते हैं साइक्लिक वर्क। मान लेते हैं ए पे है, ए से बी पे चले गए, ए से बी पे गए, बी से सी पे गए, सी से डी पे आए और डी से दोबारा ए पे आ गए। ठीक है, ये हो गया आपका क्लॉकवाइज। अब इसमें देख सकते हैं ए से बी में वॉल्यूम चेंज नहीं हुआ, वर्क जीरो हो जाएगा, है ना? चेंज हुआ नहीं। ठीक है, तो इसके अंदर जो भी एरिया होगी ये आपका वर्क हो जाएगा। इस एरिया को कैलकुलेट कर लेना है आपको। ये आपका बी आई वाले सिचुएशन को पी आई को रिप्रेजेंट करेगा, ये पी टू को रिप्रेजेंट करेगा, बी वन ये बी टू को रिप्रेजेंट करेगा। ठीक है, बी इनिशियल एंड बी फाइनल। ठीक है, ये वर्क आपका पॉजिटिव होगा। किसी भी स्टेट में अपर क्वांटिटी आपकी ग्रेटर है। इसी तरीके से अगर आप एंटी क्लॉकवाइज वर्क करो, सपोज करो किसी पॉइंट पे हैं आप डी पे या बी पॉइंट पे हैं, बी से ए पे चले गए, ए से डी पे चले गए, डी से सी पे चले गए, सी से बी पे आ गए, इस तरीके से आप जा रहे हैं। तो इसके अंदर का जो वर्क होगा, एरिया होगा, यही आपका वर्क होगा और ये आपका निगेटिव वर्क होगा। ठीक है, तो डायग्राम में ग्राफ में सिर्फ साइकिल देख करके कि पॉजिटिव साइकिल जा रही है नेगेटिव साइकिल जा रही है, आप वर्क निकाल सकते हो कि पॉजिटिव वर्क होगा या आपका नेगेटिव वर्क होगा। ठीक है, ठीक है, ये पॉइंट्स अगर ध्यान में नहीं रहेंगे तो डिफिकल्टी होगी। ठीक है, ध्यान रखना कई बार आपके पास में जो पीबी इक्वेशन नोन नहीं भी होता है तो भी इसको कैलकुलेट किया जा सकता है। पी पी डेल्टा बी की वैल्यू, जैसे पी बी इक्वल टू एन आर टी होता है तो आर टी के फॉर्म में भी इसको कैलकुलेट किया जा सकता है। ठीक है, जैसे अभी पीछे हमने देखा था कि वर्क की डब्ल्यू इक्वल टू क्या लिखा था हमने, बी आई टू बी एफ पी डी बी लिखा था। हम्म? हमें पता है कि पी बी इक्वल टू एन आर टी होता है। अगर इसको डिफरेंशिएट कर दें, इसको डिफरेंशिएट कर दें बी को, ठीक है, क्या कर दें, इसको डिफरेंशिएट कर दें तो क्या मिलेगा अपने को, पीडीबी मिल जाएगा। ठीक है, दूसरा अगर हमें इसकी वैल्यू ही दी हुई हो, फॉर एग्जाम्पल अगर कोई प्रोसेस हमें दे दिया जाए, प्रोसेस दे दिया जाए कि टी जीरो से टेम्परेचर आपका 2T हो जा रहा है और जो प्रोसेस है वो फॉलो कर रहा है पी इक्वल टू अल्फा बाई टी के रूल को। तो इसको इक्वेशन वन मान लें, इसको इक्वेशन टू मान लें। इक्वेशन वन और इक्वेशन टू के हेल्प से हम बी की वैल्यू निकाल सकते हैं।
तो बी की वैल्यू यहाँ से कितनी आ जाएगी, nRT² अपान अल्फा हो जाएगी। अगर dv की वैल्यू निकालना है तो डिफरेंशिएट करेंगे, dv इक्वल टू कितना हो जाएगा, nRT² का 2t हो जाएगा, अल्फा कांस्टेंट अल्फा ही रहेगा, ये dt हो जाएगा। तो जहाँ पे dv लिखा है वहां पे ये पूरी की पूरी वैल्यू लिखी जा सकती है और इसको एक नए फॉर्म में इंटीग्रेट किया जा सकता है। देखो ये आपका t0 से 2t0 बन जाएगा, तो यहाँ पे वैल्यू रखेंगे तो बन जाएगा अल्फा बाई टी 2nRT अपान अल्फा इंटू dt। अल्फा अल्फा कैंसिल हो जाएगा, टी कैंसिल हो जाएगा, nr बाहर हो जाएगा, तो 2nr बाहर हो जाएगा और dt का इंटीग्रेशन करेंगे तो t हो जाएगा 2t0 माइनस टी, तो खाली t0 आ जाएगा। इस तरीके से इस प्रोसेस में जो वर्क डन होगा वो सिर्फ और सिर्फ 2nRT0 होगा। ध्यान रखना टेम्परेचर 2 टाइम्स किया गया था, इस टेम्परेचर में इंक्रीमेंट को Rn से मल्टीप्लाई कर दिया गया, वही आपका वर्क हो गया। ठीक है, ओके। तो कई बार एग्जाम में क्वेश्चन देखोगे कि आपको dv की वैल्यू डायरेक्टली नहीं पता होती है, लेकिन आपको कुछ और हिंट दिया होता है जहां से b की वैल्यू निकाल करके dv की आप यहाँ पे रख करके इसको सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, जैसे यहाँ पे ये चीज गिवन है आपको, इसी तरीके से एक टर्म आता है, उसका नाम होता है बच्चों फ्री एक्सपेंशन। क्या नाम होता है, फ्री एक्सपेंशन। फ्री एक्सपेंशन का मतलब होता है कि जो आपका पिस्टन था उसके ऊपर का जो प्रेशर है वो कुछ है ही नहीं, ऐसे सिस्टम में जो वर्क डन होता है आपके पास में वो जीरो होता है। ठीक है, फ्री एक्सपेंशन हमेशा ध्यान रखना, जो वर्क होगा P इंटू डेल्टा बी ये जीरो होगा। ठीक है, P इक्वल टू जीरो, फ्री एक्सपेंशन। ठीक है, ओके। अब अगर आप जो नोट्स आपको दिया गया था उस नोट्स को ओपन करें और एक बार देखो तो वर्क डन के लिए लिखा हुआ है कि अगर आइसोथर्मल रिवर्सिबल एक्सपेंशन या कंप्रेशन ऑफ आइडियल गैस होगा तो क्या फार्मूला बनेगा। ठीक है, फॉर आइसोथर्मल रिवर्सिबल एक्सपेंशन, for isothermal reversible expansion or compression of an ideal gas, जो वर्क डन होगा वो होगा माइनस nRT log, ln की वैल्यू में है ये, log BF/PI। ठीक है, ध्यान रखना आइसोथर्मल है ये। इसी तरीके से सेकंड फार्मूला देखो तो रिवर्सिबल एंड इरिवर्सिबल आइसोकोरिक प्रोसेस है। क्या है, फॉर आइसोकोरिक प्रोसेस, आइसोकोरिक प्रोसेस, आइसोकोरिक आपको पता है कि डेल्टा बी जीरो हो जाएगा, वॉल्यूम कांस्टेंट होगा, तो इसका आप चाहे रिवर्सिबल ले लो और इरिवर्सिबल ले लो। ठीक है, रिवर्सिबल ले लो चाहे इरिवर्सिबल ले लो, जो W की वैल्यू होगी वो जीरो होगी। ठीक है बेटा, ओके। यही फार्मूले इम्पोर्टेंट है, मोस्ट इम्पोर्टेंट है, ये वैल्यू ही मोस्ट इम्पोर्टेंट है। अगर ये याद होगा तो थर्मोडायनेमिक फर्स्ट क्लास बहुत इजीली आप अप्लाई करके क्वेश्चन बनाओगे। ठीक है, तीसरा प्रोसेस है आइसोकोरिक। सर एक बार पीछे दिखाना।
हो गया सर। तीसरा प्रोसेस आपका आइसोकोरिक रिवर्सिबल। इसमें जो आपका वर्क डन होगा वो P बी फाइनल माइनस बी इनिशियल प्रेशर कांस्टेंट है आपके पास में, ठीक है। ओके, नेक्स्ट प्रोसेस है आपका एडियाबैटिक प्रोसेस में। एडियाबैटिक प्रोसेस बच्चों, एडियाबैटिक प्रोसेस में जो आइडियल गैस इक्वेशन होता है वो पीबी इक्वल टू एनआरटी ना हो करके पीबी पावर गामा इक्वल टू कांस्टेंट हो जाता है। क्या हो जाता है? पीबी पावर गामा इक्वल टू कांस्टेंट हो जाता है, या इसी का दूसरा फॉर्म होता है टीबी पावर गामा माइनस 1 इक्वल टू कांस्टेंट। ये आपका एडियाबैटिक प्रोसेस में आइडियल गैस इक्वेशन होता है, ठीक है। इसमें जो आपका रिवर्सिबल वर्क होगा, जो आपका रिवर्सिबल प्रोसेस में वर्क होगा, रिवर्सिबल प्रोसेस में वर्क होगा वो होगा आपका P2 V2 माइनस P1 V1 अपान गामा माइनस 1 अपान गामा माइनस 1। इसकी वैल्यू बन जाती है NR T2 माइनस T1 अपान गामा माइनस 1। अभी वर्क को NRT के फॉर्म में पीछे देखा हुआ है मैंने, पिछले वाले फार्मूले में। यहाँ पे आके देखें अगर हम इस वाले फार्मूले में, तो वर्क को एनआरटी के फॉर्म में डेल्टा टी बन जाएगा 2, ये टी 2T0 माइनस T0 था ना, 2 आ गया यहाँ पे, ठीक है। उसी एनआरटी वाले फॉर्म को यूज करें तो इस फॉर्म में एनआरटी लिखा जा सकता है इसको, ठीक है। ओके, इसी को लिखा जा सकता है माइनस पी एक्सटर्नल अगर दिया हो आपको बी फाइनल माइनस बी इनिशियल भी लिखा जा सकता है। ऊपर B2 B1 लिखा तो B2 B1 के टर्म में भी इसको लिख सकते हो आप, ठीक है, आपकी मर्जी। ये रिवर्सिबल एडियाबैटिक प्रोसेस में वर्क होगा, एडियाबैटिक रिवर्सिबल प्रोसेस में। अगर ये आपका इरिवर्सिबल प्रोसेस हो जाएगा तो इसमें भी जो ऊपर का वर्क था यही वर्क नीचे भी हो जाएगा। एडियाबैटिक प्रोसेस में रिवर्सिबल और इरिवर्सिबल दोनों प्रोसेस में वर्क आपका सेम होता है, ठीक है। P2 B2 माइनस P1 B1 अपान गामा माइनस 1, ठीक है। एनआरटी को अगर आप अलग कर दो तो एनआर अपान गामा माइनस 1 है आपके पास में, इसको सी भी लिखा जाता है। गामा अपान आर माइनस 1 को कई बार सी भी लिखते हैं, तो आप सी बी के टर्म में भी इसकी वैल्यू लिख सकते हो, एन सी बी T2 माइनस T1, ठीक है। तो इनमें से कोई भी फार्मूला जो भी वैल्यू आपको दी हुई हो, P1 B1 P2 B2 दिया है तो इसको यूज कर लेना, T1 T2 दिया है तो इसको यूज कर लेना, CB T2 T1 आपको पता है तो इसको यूज कर लेना, P एक्सटर्नल दिया हुआ है BF BI दिया है तो इसको यूज कर लेना। तो इसमें जो रिवर्सिबल में वर्क होगा वही इरिवर्सिबल का भी वर्क होगा, इसलिए एक फार्मूला याद करो, सारा याद हो गया। सबसे इम्पोर्टेंट है एडियाबैटिक प्रोसेस, रिवर्सिबल प्रोसेस और इरिवर्सिबल, दोनों में सेम वर्क होगा। ज्यादातर क्वेश्चन पी एक्सटर्नल पी एफ माइनस बी आई पे मिलेगा आपको, या P2 B2 माइनस P1 B1 पे मिलेगा। इसके बाद इम्पोर्टेंट होगा ये वाला फार्मूला आपके पास में आइसोथर्मल रिवर्सिबल प्रोसेस के लिए, आइसोथर्मल रिवर्सिबल प्रोसेस के लिए वर्क डन आपसे पूछा जाएगा, एनआरटी लॉग BF माइनस BI, ठीक है बेटा। यस सर। तीसरी क्वांटिटी थर्मोडायनेमिक्स के फर्स्ट लॉ में है, उसको बोलते हैं इंटरनल एनर्जी। क्या नाम है इसका? थर्ड क्वांटिटी है, इसका नाम था इंटरनल एनर्जी। बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, इसको पोटेंशियल भी बोलते हैं किसी सिस्टम का, ठीक है। इंटरनल एनर्जी ये आपका पोजीशन फंक्शन होता है du और डेल्टा U इक्वल टू U फाइनल माइनस U इनिशियल होता है, और इसकी वैल्यू निकाली जा सकती है। ये होता है CB T2 माइनस T1, CB
T2 minus T1 into m, CB T2 minus T1 into m। इसको MCB भी लिखा जा सकता है, MCB T2 minus T1। ठीक है, CB जो फार्मूला हमने भेजा हुआ उसके पहले पेज पे देखना, हर एक के लिए आपका लिखा है, मोनोटॉमिक के लिए, डायटॉमिक के लिए, ट्राइटॉमिक के लिए। ठीक है, तो CB पता है, T1 T2 पता हो तो सिस्टम का इंटरनल एनर्जी आप निकाल सकते हो। ध्यान रखना, अगर डेल्टा T कांस्टेंट हो जाए यानी T2 T1 सेम हो जाए तो इंटरनल एनर्जी में चेंज आपका 0 हो जाएगा। ठीक है, ठीक है, ये इंटरनल एनर्जी में चेंज। इसी के साथ में एक पैरेलल कॉन्सेप्ट होता है एंथैल्पी। क्या नाम होता है उसका? एंथैल्पी। तो चेंज इन एंथैल्पी साथ में जुड़ा हुआ है, तो लिख लेते हैं। एंथैल्पी क्या होता है? कांस्टेंट प्रेशर पे जब प्रोसेस हो रहा हो तो वहाँ पे एंथैल्पी होगा, उसमें U प्लस PV वर्क ऐड हो जाएगा आपका, इसको डेल्टा H कहा जाता है एंथैल्पी को। ये H2 माइनस H1 होता है और ये हो जाता है M, ये CP हो जाता है CB के जगह पे बस, T2 माइनस T1। ठीक है, तो इस तरीके से एंथैल्पी और इंटरनल एनर्जी दोनों आप निकाल सकते हैं गैस का। ठीक है, बात समझ में आ गई? ठीक है, Yes. ठीक है। किसी भी सिस्टम की एनर्जी जो होती है वो आपका डिग्री ऑफ फ्रीडम के टर्म में भी निकाला जा सकता है। ठीक है, डेल्टा यू इक्वल टू एन एफ आर डेल्टा टी बाई 2 के फार्मूले से निकाल सकते हैं, जहां एफ आपका डिग्री ऑफ फ्रीडम होता है। ठीक है, साइक्लिक प्रोसेस में हमेशा डेल्टा यू इक्वल टू 0 होगा, क्योंकि जहां से चले थे वहीं पे आ गए हैं। फॉर साइक्लिक प्रोसेस डेल्टा यू इक्वल टू 0 ऑलवेज। ठीक है, ये पाथ पे डिपेंड नहीं होता है, इसलिए इसको स्टेट फंक्शन कहते हैं। क्या कहते हैं इसको? इसको स्टेट या पोजीशन फंक्शन कहते हैं, स्टेटर पोजीशन फंक्शन। ठीक है, ये इस बात पे डिपेंड नहीं करेगा कि आप उस पोजीशन पे कैसे पहुंचे हो, ये सिर्फ उस पोजीशन के वर्च्यू से होगा। ठीक है, ओके। तो इस तरीके से आपका फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स एंड होता है। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स FLTD इन आइसोथर्मल प्रोसेस। अब क्या प्रोसेस है? आइसोथर्मल है, यानी T फाइनल इक्वल टू T इनिशियल होगा, यानी डेल्टा T इक्वल टू 0 होगा। तो अगर कोई टेम्परेचर चेंज ही नहीं हुआ तो आपको हमने फार्मूला बताया था ड्यू इक्वल टू एम CB डेल्टा T या CP डेल्टा T होता है। इसके टर्म में बात करें तो MCB डेल्टा T, ये 0, तो ये बन जाएगा 0, बन जाएगा 0, है ना। अब अगर डेल्टा ड्यू 0 हो गया तो आपके पास में डेल्टा Q इक्वल टू डेल्टा U प्लस डेल्टा W वाला फार्मूला लगाए, ये 0 हो गया तो डेल्टा Q इक्वल टू मिल जाएगा आपको डेल्टा W, यानी जितना आप एनर्जी दोगे उतना आपका काम हो जाएगा, है ना। आइसोथर्मल सिस्टम में जितना आपने एनर्जी दिया उतना पूरा का पूरा काम हो जाएगा। ठीक है, ओके। आइसोथर्मल प्रोसेस में इंटरनल एनर्जी में कोई इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट नहीं होगा, तो जितना एनर्जी सप्लाई करोगे ये उतना काम करेगा, या जितना इस पे काम करोगे उतनी एनर्जी सप्लाई कर देगा सिस्टम को ये। ठीक है, सराउंडिंग को।
इसी तरीके से ऐसे ही क्वेश्चन बनाते हैं एग्जाम में, ठीक है। चलिए, ये बात समझ में आ गई। चलिए एक क्वेश्चन और करके देखते हैं। एक क्वेश्चन है, क्वेश्चन नोट करो आप लोग। एन आइडियल गैस ए एंड ए रियल गैस बी an ideal gas A and a real gas B have their volumes increased from B to 2B। वॉल्यूम में इंक्रीमेंट B से 2B हुआ है अंडर आइसोथर्मल कंडीशन। आइसोथर्मल कंडीशन है। द इंक्रीज इन इंटरनल एनर्जी, क्वेश्चन पूछा है द इंक्रीज इन इंटरनल एनर्जी। ऑप्शन 1 दिया हुआ है विल बी सेम इन बोथ ए एंड बी, B will be zero in both the gases, of B will be more than that of A, of A will be more than that of B। ठीक है, B आइडियल गैस है, A आइडियल गैस है, A आइडियल गैस है और B आपकी रियल गैस है। ठीक है, ध्यान रखना बच्चों, आइडियल गैस के लिए आइसोथर्मल प्रोसेस है। आइसोथर्मल प्रोसेस में है डी डेल्टा यू इक्वल टू 0 डब्ल्यू, डेल्टा क्यू इक्वल टू डेल्टा डब्ल्यू हो जाएगा। एक्सपेंशन हो रहा है यानी काम सिस्टम कर रहा है, एक्सपेंशन हो रहा है। ठीक है, अब जब रियल गैस में जाओगे तो रियल गैस में क्या होता है, आप जो कुछ काम कर रहे हो उसके अलावा इसमें जो आपके पास इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस होते हैं गैस मॉलिक्यूल्स के बीच में, आइडियल गैस में सपोज किया जाता है कि कोई भी इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स काम नहीं करेगा। यहाँ पे इंटर मॉलिक्यूलर फोर्स होता है, इसके अगेंस्ट भी वर्क करना पड़ेगा आपको, तो इसलिए इसका वर्क ज्यादा हो जाएगा। ठीक है, डब्ल्यू बी विल बी मोर देन डब्ल्यू ए। ठीक है, आइडियल गैस रियल गैस में एक्सपेंशन हो रहा है। ध्यान रखना कि रियल गैस में कोई भी इंटरनल फोर्स नहीं होगा, जबकि रियल गैस में इंटरनल फोर्स होगा। तो एक्सपेंशन में आपको एक्सपेंशन के साथ साथ में इंटरनल अट्रैक्शन फोर्स है उसके अगेंस्ट भी काम करना पड़ेगा आपको। ठीक है।